खबर ये कि जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बैठक में सीएम योगी के साथ महामंत्री संगठन सुनील बंसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस बैठक में से? देखिए, इस समय जितने भी जिला पंचायत है वहां पर अध्यक्ष चुने जाने और इसको लेकर ये बैठक चल रही है। यहाँ पर जो पंचायत अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, इनके चुनाव को लेकर मंथन जारी है। देखिए, इस बार अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और इस समय कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से उससे ज्यादा सीटें ले गई है, तो कई जगह पर समाजवादी पार्टी जो है वो अपना अध्यक्ष बनाने की स्थिति में है। ऐसे में अगर भाजपा जो है उसके सामने चुनौती की बात करें तो एक सहारा बचता है, वो है निर्दल प्रत्याशी। निर्दलियों को अपने साथ मिलाकर भाजपा कई ऐसी जगह है जहां पर अपने अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है और इन्हीं चीजों को लेकर मंथन भी चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं जो पंचायत का चुनाव होता है उसके लिए ये कहा जाता है कि कैंडिडेट का जो चेहरा है वो ज्यादा मायने रखता है। अगर ये मान भी लिया जाए तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या जो चयन किया था पार्टी ने, भाजपा ने यहाँ पर, वो अच्छा नहीं था कैंडिडेट का, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादा जीते। तो एक कहीं ना कहीं चूक हुई स्ट्रेटेजी में, अब वो दोहराना नहीं चाहती है पार्टी और इसी को लेकर मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, ये सभी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। पर मंथन चल रहा है कि किस तरह के जहां पर पार्टी के ज्यादा सदस्य बने वहां पर समस्या नहीं है, वहां वो अपने अध्यक्ष को चुन लेंगे, लेकिन जहां पर पार्टी के पास अन्य पार्टियों के मुकाबले कम सदस्य बने हैं वहां पर उनको निर्दलियों का तुषारा है। साथ ही इस समय एक और चीज पर भी देखिए रणनीति कहीं ना कहीं चलती है पंचायत चुनाव में, वो ये कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, अगर कहीं पर वो अपना अध्यक्ष बनाने लगती है तो पार्टी के जो बाकी वहां सदस्य जीते होते हैं कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी होती है। तो ऐसे में भाजपा उस नाराजगी का फायदा उठा सकती है, ऐसे लोगों को अपनी तरफ लाने की कवायद में भी लग सकती है। तो कहीं ना कहीं इस मंथन के बाद जिले जिले में जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी कि किस तरह के चुनाव के बाद। बिल्कुल, ये अहम बैठक शैलेश, और इस बैठक में अहम जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार संक्रमण की रोकथाम में ग्राउंड लेवल पर डटे सीएम योगी ने आज यूपी के छात्रों के हितों में दो बड़े फैसले लिए हैं। एक तरफ महामारी से 56 लाख बच्चों को बचाने का फैसला लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के दौर में अपने मां बाप को खो चुके बच्चों के लिए योगी सरकार आगे आई। दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ गई हो, लेकिन थर्ड वेव का भी अंदेशा जताया जा रहा है, जिसमें बच्चों के संक्रमित होने का खतरा जताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने कई बच्चों को कभी ना भुलाने वाला दर्द दिया है। सर से मां बाप का साया उठ गया, तो अब योगी सरकार ऐसे बच्चों के लिए आगे आई है। संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं अनाथ बच्चों के भविष्य को संवारने की भी जिम्मेदारी अब सरकार ने उठा ली है। संक्रमण के दौर में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की मदद के लिए योगी सरकार आगे आई है। सीएम ने आज इस बात का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि कोविड महामारी में अनाथ हुए बच्चों को सरकार गोद लेगी। 18 साल तक के बच्चों की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। बच्चों को सरकार की तरफ से लैपटॉप भी दिया जाएगा। बालिग होने तक हर बच्चे को 4,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। शादी के लिए बालिग बच्चियों को सरकार 1 लाख रुपया देगी। तो इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ऑफिस से ट्वीट किया गया है और ट्वीट में लिखा गया है कि कोरोना के कारण अनेक बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। ऐसे बच्चों की देखभाल, उनके लिए सम्मानजनक जीवन और उन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। बच्चे समाज का भविष्य हैं, उनका संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। दस साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन या उनका कोई अभिभावक नहीं है, ऐसे बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने संसाधन राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित हैं बाल गृह, उनमें उनके संरक्षण की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था होगी। अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को
वयस्क होने तक, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। उन जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है या लीगल गार्जियन को खोया है, ऐसी बालिकाओं के लिए राज्य सरकार शादी ब्याह के लिए 1,01,000 रुपये की राशि उस बालिका की शादी पे खर्च करेगी, उस राशि को उपलब्ध कराएगी। कोरोना संक्रमण के बीच 56 लाख छात्रों के हितों में फैसला लेते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। साल 2021 की 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो वहीं संक्रमण के हालात ठीक होते हैं तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में 12वीं के बोर्ड की परीक्षा हो सकती है। 12वीं की परीक्षा 1.5 घंटे की होगी और केवल 3 सवालों का उत्तर देना पड़ेगा। आपको बता दें कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए इस साल 26,10,316 छात्रों का पंजीकरण हुआ है। वहीं क्लास 6, 7, 8, 9 और 11 के छात्रों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है, यानी प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। 10वीं की परीक्षा कैंसिल होने का फायदा 29,94,312 बच्चों को मिलेगा। हालांकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन और टीवी चैनल्स के माध्यम से सरकार ने पढ़ाई की व्यवस्था की थी। साथ ही इसके लिए 29 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्रों के लिए बनाए सिलेबस को पूरा किया गया। और एबीपी गंगा के ई कॉन्क्लेव में सबसे पहले यूपी के डिप्टी सीएम और माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने इस बात की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा अन्य बोर्डों के जो 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 11वें के विद्यार्थी थे, उनके संदर्भ में ये निर्णय लिया गया कि उनको प्रमोट किया जाएगा। और इसी तरीके से हाई स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के, उन विद्यार्थियों, उन छात्रों को भी प्रमोट करने का निर्णय और हाई स्कूल की जो वर्ष 2021 की परीक्षा है उसे निरस्त करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में लिया गया। चलिए बढ़ते आगे। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार गिरावट आती जा रही है। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 2,287 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,30,000 से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। यूपी में अब रिकवरी रेट का आंकड़ा भी राहत भरा है। यूपी में अब 96% से अधिक रिकवरी रेट जा चुका है। एक तरफ जहां अन्य राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है, तो वहीं यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाकर बेहतरीन मॉडल पेश किया। आपको यहां बताते चलें कि यूपी के 2 जिले महोबा और कासगंज में कोई केस नहीं है। इसके साथ ही 16 जिलों में सिंगल डिजिट में केस हैं, जबकि 53 जिलों में डबल डिजिट में केस है। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,287 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 7,902 है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में बढ़कर के 96.1% हो गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 157 कोविड संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है। और अब 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम योगी ने महज 26 दिनों में 5,768 किलोमीटर की यात्रा करने वाले वो पहले सीएम बन गए हैं। दूसरी तस्वीर की कैसे सीएम योगी के इस एक्शन के बाद यूपी में कोरोना के केस कम हुए। बीते 24 घंटों में कोरोना के 2200 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी के 3T फॉर्मूले का असर है कि यूपी में कोरोना के मामलों में इतनी तेजी से गिरावट आई है और कम होते संक्रमण के मामलों को देखते हुए ही अब ढील देने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो कई तरह की छूट की तैयारी है। वैक्सीनेशन पर भी सीएम योगी ने जोर देने का निर्देश दिया है।
और फिरोजाबाद में सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन करवाने का 3 दिन में प्रमाण पत्र देना होगा, नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी। ये आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। दरअसल जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह को ये सूचना मिली थी कि कई विभाग हैं जिनमें कर्मचारियों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है कि जिसने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया उसको मई महीने का वेतन नहीं मिलेगा। उनके विभागीय अध्यक्ष उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और तब तक उनका वेतन नहीं देंगे जब तक वो वैक्सीनेशन नहीं करवा लेते। जी, अभी ऐसा देखा गया था हमारे जनपद में कि कई ऐसे विभाग हैं जिनके विभागों के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई है। तो अभी डीएम सर ने ऐसे आदेश किए हैं कि यदि किसी भी विभाग के अगर कर्मचारियों ने अगर अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया तो उनके विभागीय अध्यक्ष जो हैं इस बात के लिए उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और इस महीने का वेतन उनको तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वो ये सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं कि उनके विभाग के सभी कर्मचारी जो हैं वो वैक्सीनेशन करवा लें। जी। और यूपी में अवैध शराब की बिक्री और उत्पादन को रोकने के लिए 15 दिन तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीएम के निर्देश पर आबकारी विभाग ने सभी जनपदों में अभियान चलाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। अभियान के तहत लाइसेंसी शराब की सभी दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। अभियान के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें भी इस साथ रहेंगी। लाइसेंसी शराब की दुकानों के स्टॉक के सत्यापन के साथ स्टॉक के बारकोड और क्यूआर कोड की जांच होगी। अभियान के दौरान आबकारी विभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अवकाश नहीं मिलेगा और साथ ही अभियान में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में थानाध्यक्ष अभय कुमार शर्मा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं ताकि जांच पर किसी भी तरह का प्रभाव न पड़े। अलीगढ़ में शराब कांड के बाद अब अलग अलग जिलों में यूपी पुलिस एक्शन में है। कई जिलों में अवैध शराब के निर्माण के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। जिले दर जिले पुलिस का एक्शन जारी है ताकि शराब के रूप में ये जो मौत है ये ना पाटी जाए। हाथरस, सहारनपुर, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, चंदौली और बदायूं शराब की दुकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 1700 लीटर शराब हाथरस में जब्त की गई है, जबकि सहारनपुर की अगर बात करें तो 200 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। इसके साथ ही साथ शराब के ठेकों पर छापा अमरोहा में मारा गया है। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी शराब की दुकानों पर छापेमारी गौतम बुद्ध नगर में हुई है। डीएम के निर्देश पर एक्शन लिया गया है चंदौली में और बदायूं में भी कुछ इसी तरीके का एक्शन देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से एनकाउंटर में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता ढोंडियाल का सपना आखिरकार पूरा हो गया। ओटीए चेन्नई में कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गई। शनिवार को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने उनके कंधे पर सितारे लगाकर उनको बधाई दी। लेफ्टिनेंट निकिता ने पिछले साल इलाहाबाद में विमेन एंट्री स्कीम की परीक्षा पास की। जौनपुर में जिला अस्पताल के L2 अस्पताल में कोरोना मरीज और चिकित्सकों के डांस करने का वीडियो सामने आया है। मरीजों ने भी इस दौरान डॉक्टर्स के साथ जमकर डांस किया। हर उम्र के मरीजों ने बेड पर लेटे हुए भी गाने की धुन पर डांस किया और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस कदर देश कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है और डॉक्टर्स की भूमिका, मेडिकल कर्मचारियों की भूमिका कितनी अहम है। और कोरोना की दूसरी लहर में अपराध का ग्राफ कुछ थमा तो पुलिस ने भविष्य की योजनाओं पर और अपराध की ग्राफ को लगातार कम रखने के बारे में काम शुरू कर दिया। मसौदा तैयार किया जा चुका है कि आने वाले दिनों में विभिन्न तरह के अपराधों से किस तरह बेहतर पुलिसिंग करते हुए कानपुर की जनता को राहत दिलाई जाएगी। साइबर क्राइम से लेकर घरेलू हिंसा तक को कैसे रोका जाए, इसकी तैयारी की जा रही है। कानपुर पुलिस के इस प्लान पर हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट देखिए।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के ठीक पहले कानपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया था। 13 आईपीएस अफसरों को यहां पर तैनात किया गया, लेकिन संक्रमण की जो रफ्तार रही वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई, जिस बीच अपराध का जो ग्राफ था वो कम हो गया। ऐसे में पुलिस ने अपने वक्त को सदुपयोग किया और इस वक्त का सदुपयोग करते हुए आगे की भविष्य की योजना पर काम किया। पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने योजना का खाका खींचा है और पूरा मसौदा बना दिया है। इस मसौदे के तहत आने वाले दिनों में कानपुर की एक बड़ी समस्या है ट्रैफिक मैनेजमेंट। यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा बेतरतीब होकर के चलता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को सही किया जाएगा। घरेलू हिंसा जो महिलाओं के प्रति होती है उस पर फोकस किया गया है। प्रबल प्रतिक्रिया नाम से एक ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि घरेलू हिंसाओं में महिलाओं को बचाया जा सके। और बड़ी खबर यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में लगभग 23,300 गांव में यूपी भाजपा जाएगी। 30 मई को सेवा ही संगठन अभियान की शुरुआत होगी। गांव-गांव जाएंगे पार्टी के पदाधिकारी, सांसद और विधायक। सीएम योगी सिझरी और सीतापुर जिले में वर्चुअली संवाद करेंगे। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, ये जो बड़ा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और करीब 23,000 से ज्यादा गांव में जाने का कार्यक्रम है, क्या कुछ इसकी रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में यूपी में बीजेपी सेवा कार्यक्रम चला रही है और 3 दिनों तक ये कार्यक्रम पहले 27, 28, 29 मई तक चला, जिसमें पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो अलग अलग गांव में गए, पदाधिकारी गए और फिर रक्तदान शिविर भी वहां लगाया गया। अब कल के दिन जो पार्टी के जो एमपी हैं, एमएलए हैं या फिर हम कहें एमएलसी भी हैं, मंत्री हैं, वो सभी लोग कोई वर्चुअली जुड़ेगा। बहुत सारे लोग पदाधिकारी गांव में जाएंगे और सेवा ही संगठन कार्यक्रम को चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद 2 जगहों में 2 गांव के लोगों के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज के जो 2 गांव हैं उनके साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, उनका भी कार्यक्रम है, वो भी वर्चुअली जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्मृति ईरानी अमेठी के गांव के लोगों के साथ वर्चुअली जुड़ेंगी। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी जुड़ेंगे और सभी को किसको कहां जाना है, किसको कहां कार्यक्रम करना है, ये पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार हो गई है। और कल एक हम कहते हैं ये बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। और 23,300 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी के बिल्कुल केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गाँव तक पहुँचाई जाएंगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव।